जियोपीडीएल लर्निंग इंस्टीट्यूशन। जियोपीडीएल लर्निंग इंस्टीट्यूशन के क्लास पे आप सभी को बहुत 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 स्वागत है। माई सेल्फ उषा मैम, आपका करंट अफेयर्स का एजुकेटर। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि कैसे वे में कैसे स्ट्रेटेजिकली हम लोग रिविजन कर सके करंट अफेयर्स को, कैसे स्ट्रेटेजिकली हम लोग मेंटेन कर सके हमारा रूटीन को, रिकॉल कर सके हमारा जो सब्जेक्टिव पार्ट है, वो सब्जेक्टिव पार्ट के अलावा भी आप लोग आपका करंट अफेयर्स का क्लास को कैसे देख सके हम लोग कि सही तरीके से वो हो पा रहा है या सही तरीके से वो नहीं हो पा रहा है। ओके, सो उसके बावजूद भी आपका कोई ऐसे क्वेरीज रहेगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। और आज का जो क्लास है, आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कि 23 जनवरी से लेके 1 फरवरी का जो करंट अफेयर्स। ओके, सो उसके बावजूद भी हम लोग एक चीज़ आज देखेंगे, ये है आपका स्कैन दिस क्यूआर एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन करें और उसके बाद वहाँ पे जो नोटिफिकेशंस वगैरह, वहाँ पे जो कुछ भी पीडीएफ पीपीटी फॉर्मेट मैंने प्रोवाइड कर दूँगी वो आप आसानी से वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, देन हमारा नेक्स्ट स्लाइड मोटिवेशनल एक स्लाइड है आपके लिए, स्पेसिफिकली डिजाइन बाय यू। ओके, ये हो आप, यहाँ पे मैं एक फीमेल फोटो डाली हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बॉयज़ का फोटो यहाँ पे नहीं डाल दी गई और कुछ, लेकिन ये हो आप एक मासूम सा एक इंसान, और ये हो आप एस्पिरेंट स्पेसिफिकली नो। सो यहाँ पे इसका देने का एक मतलब है, क्लास के शुरुआत करने से पहले आपका एक थोड़ा सा एक मोटिवेशन तो हो ही सकते हैं ना, कि एक मोटिवेशन मिल जाए आपको। सो उसके बाद क्लास करने का जो एनर्जी, जो फ्लो, वो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत इंक्रीज कर जाएगी वो सब कुछ देख करके। सो उसके लिए एक आपका पिक्चर डाली हुई है मैंने यहाँ पे, ये हो आप एक मासूम सा इंसान, और दिस साइड स्टडी आपका जो ह्यूज सिलेबस है, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, वो मैं फर्स्ट डे से आपको बोल रहा था कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या आप कोई स्टेट पीएससी और आप सीजीएल सीएचएसएल रेलवे बैंकिंग सेक्टर और दूसरे कोई आप एस्पिरेंट हो, कोई स्टडी पे आप फोकस कर रही हो, सो आपका एक गोल है, एक अचीवमेंट का एक गोल है, एक फोकस है, जिसके बावजूद आपको सक्सेस मिलने वाला है। सो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये सब कुछ डाल चुकी हूँ, और उसके बावजूद भी ये सब कुछ हटके से, ये सबके बीचों बीच एक सोसाइटी का जो प्रेशर रहती है, डिप्रेशन वाली जो चीज़, और आदर्स में आदर्स कोई एक प्रॉब्लम हो जाए, आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या आपका कोई टेंशन या आपका कोई पर्सनल इशू, पर्सनल कोई प्रॉब्लम, आप एक एस्पिरेंट हो, आप तो छोटा सा स्टूडेंट्स तो नहीं हो ना, आप एक बड़ा काम करने के लिए, बड़ा एक गोल अचीव करने के लिए आप जा रहे हो। सो उसके लिए आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा थिंग्स, बहुत ज़्यादा कुछ घुर रहा है कि सोसाइटी का एक प्रेशर है कि आपका बहुत, देखिए डेली के डेली हर एक दिन हमारा ऐसे तो नहीं जा सकता कि डेली हम लोग खुश रहें, लेकिन एक छोटा सा मोटिवेशन लेके पूरा का पूरा दिन को खराब करने के अलावा आपका काम करना बहुत ज़रूरी है। और आप कोई जॉब कर रहे हो या आप कोई क्या बोलूँ मैंने उसको, आप कोई प्रोफेशनल वे में हो या आप कोई टीचर हो और आप कोई पर्सनल कोई काम और कोई बिजनेस, जो कुछ भी आपका जो है, उसके बावजूद भी
आपका पढ़ाई का तो एक रूटीन फॉलो करना ही चाहिए, जिसके अलावा आपका कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ घुसाने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन लेके आप लोग पढ़ाई में फोकस कीजिएगा। उसके बाद जो कुछ भी है आपका, आप गाना सुनिए या कोई बुक्स पढ़िए कि उसके पढ़ने के बावजूद आपका दिमाग में बहुत शांत हो जाए आपका दिमाग, और आपका कोई गाना सुन के आपका दिमाग बहुत अच्छा जमते है। इसके बावजूद भी आपका कोई ऐसी काम है जिसको करने से आपका खुशी मिलती है थोड़ा सा, ऐसे आपको हटके कोई दिमाग से प्रेशर लेने वाली कोई चीज़ जो है, आपका बेहतर एक जर्नी रहेगी, बहुत शानदार रहेगी आपका ये जर्नी। आपका करंट अफेयर्स वाला जर्नी हो या आपका कोई सब्जेक्टिव पार्ट वाला पोर्शन में बहुत ज़्यादा इनोवेटिव वे में आप फोकस करके पढ़ रहे हो, आपका शानदार एक जर्नी के लिए बहुत शुभारंभ के लिए बहुत एक अचीव का जो आपका शुरुआत रहेगा, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। और जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, स्पेसिफिकली आपका जो स्टडी का जो पार्ट्स है, आपका स्टडीज़, आपका सब्जेक्टिव पार्ट के बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सपोज आप जो कोई एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के आप स्टूडेंट्स हो, उसके अलावा बहुत दिमाग में उल्टा सीधा कोई चीज़ घुसाने का कोई ज़रूरत नहीं। आप शांत हो जाइए, आप शांत रहिए, दिमाग को भी शांत होने की, एक सॉल्व करने की और शांत होने की एक नतीजे मिलाइए, और उसके बाद आपका काम को आप कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, उसके बाद आपका फोकस भी बहुत अच्छे से रहेगा, आपका गोल अचीव करने का इरादा भी आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और सक्सेस के लिए आप बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाइएगा। ओके, टेंशन करने के कोई ज़रूरत नहीं है, शानदारी से आपका प्रिपरेशन आप कीजिए, ढंग से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छा जाएगा आपका ये जर्नी। ओके, आज का टुडेज टॉपिक, आज का क्लास का फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट स्लाइड ये है। मैं सिलेबस में आप आ जाओ, सिलेबस नहीं, आपका करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है 23 से लेके 1 फरवरी तक का जो सिलेबस है, यहाँ पे एक मासूम सा बच्चा का पिक्चर दी गई है, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। और उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड के आने से पहले ये देखिए आप, 10 years ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मार्क करते जाओ मैंने, 10 years ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी इसका थिकनेस ज़्यादा बढ़ा के, ओके, Government of India is celebrating the 10th anniversary of Beti Bachao Beti Padhao scheme from 22nd January to 8th March. Okay, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का एक सेलिब्रेटिंग एक 10th एनिवर्सरी है, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान है, जो स्कीम है, और फ्रॉम 22nd जनवरी से लेके 8 मार्च तक। Okay, then second point, launched on 22nd January 2015 in पानीपत हरियाणा by PM मोदी। PM मोदी जी ने किया था ये पानीपत हरियाणा पे 10 years एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है यहाँ पे, इस चीज़ों के फोकस के आ जाने के बावजूद 2015, और आज करीब हम लोग 2025, 10 years एनिवर्सरी हुई इसका।
इसका 22 जनवरी से लेके 8 मार्च तक। ओके, देन मिनिस्ट्रीज पे कौन थे? मिनिस्ट्रीज पे शामिल थे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये तीनों मिनिस्ट्री यहाँ पे खड़ी थे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, देन लास्ट पॉइंट, एम क्या था? बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान का जो एम था, कोई ना कोई तो एम, कुछ ना कुछ एम तो रहने चाहिए, लेकिन हम लोग क्या क्यों किए इसको? मोदी जी ने ऐसा स्कीम को क्यों खड़ी करी? तो इसके लिए क्या एम था? टू प्रोटेक्ट एंड empower girl child and improve the declining child sex ratio. Okay, to protect and empower girl child and improve the declining child sex ratio, also to ensure girls right to education, life and female participation in various fields. So also to ensure girls right to education का मतलब क्या है? राइट टू एजुकेशन का आपका कौन से आर्टिकल है? आपका पॉलिटी का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आर्टिकल 21A। आप यहाँ पे आपका कॉपी पे आप नोट डाउन भी कर सकते हो। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू एजुकेशन का आपका आर्टिकल है 21A। ओके, सो ऑल्सो टू एंश्योर गर्ल चाइल्ड टू एजुकेशन, लाइफ एंड फीमेल पार्टिसिपेशन इन वेरियस फील्ड्स। ओके, ये खत्म यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये तक। उसके बाद सेक्स रेशियो एट बर्थ SRB इन इंडिया ड्यूरिंग 2015 से लेके 2016 एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 4 was 919 गर्ल्स, 919 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ओके, इसके बावजूद SRB का फुल फॉर्म क्या है? सेक्स रेशियो एट बर्थ। SRB इसका फुल फॉर्म सेक्स रेशियो एट बर्थ। ओके, देन SRB ड्यूरिंग 1921 एज पर NFHS 5 was 929 girls per 1000 boys. Okay, 1000 boys complete. Then ये भी पूरा का पूरा हो गई। उसके बावजूद भी ये देखिए एक पिक्चर डाली हुई हूँ मैंने यहाँ पे, एक ग्राफिकल पिक्चर, तो इसको नहीं, इसको बार ग्राफ बोलते हैं। ये बार ग्राफ का एक पिक्चर डाली हुई हूँ मैंने, ये यार यहाँ पे दे चुकी हूँ और इसके बावजूद ईयर्स को यहाँ पे डाली हुई हूँ। यहाँ पे यार है आपका और यहाँ पे है कितने का? नंबर्स। दिस पॉइंट इंडियाज चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से लेके 6 years, 0 to 6 years has significantly dropped since 1961. 1961 का जो ईयर था वहाँ पे इंडियाज चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से लेके 0 to 6 years has significantly dropped since 1961. While in 1961 it was 976 girls per 1000 boys. In 2011 it came down to 918 girls per 1000 boys. ओके, ये आपका जियोग्राफी का एक एस्पेक्ट है। ये जियोग्राफी में भी आप लोग पढ़ चुके हो, और जो जियोग्राफी के स्टूडेंट्स नहीं हो उसका भी कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ये करंट अफेयर्स का चीज़ है, सो आप यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, देन आपका एक दूसरा पॉइंट है, however the sex ratio of the total population in India as per the
NFHS 5 2019 से लेके 2021 is 1020 females per 1000 males. Okay, it's a highest sex reason in the India in the last century. Last century पे ये highest sex reason in India. Okay, century, last century. Then, however, the sex ratio of the total population in India as per the NFHS 5 2019 से लेके 2020 तक in 1020 females per 1000 males. It's the highest sex reason in India in the last century. Okay, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये जियोग्राफिकल एस्पेक्ट भी है और ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट भी है. ओके, देन नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ BBBP स्कीम, एड्रेसिंग द इशू ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो. इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? इसका फर्स्ट पॉइंट है डिविजन्स ऑफ BBP स्कीम का क्या फर्स्ट पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट है एड्रेसिंग द इशू ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो. ओके, देन है मल्टी सेक्टरल इंटरवेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इन द डिस्ट्रिक्ट विथ लो चाइल्ड सेक्स रेशियो. मल्टी सेक्टरल इंटरवेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंट क्या हुआ है? मल्टी सेक्टरल इंटरवेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इन द डिस्ट्रिक्ट्स विथ लो चाइल्ड सेक्स रेशियो. और उसके बावजूद भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स लाइक द सुकन्या समृद्धि स्कीम. कौन सा वाला स्कीम? सुकन्या समृद्धि स्कीम. ये स्कीम को जो नाम है इसको आप बहुत ढंग से पढ़िएगा. सुकन्या समृद्धि स्कीम कौन सा वाला स्कीम? ये क्वेश्चन में आ जाती है. सो सुकन्या समृद्धि स्कीम SSS, इसका फुल फॉर्म SSS, सुकन्या समृद्धि स्कीम. आपका डिविजन्स ऑफ BBBP स्कीम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स लाइक द सुकन्या समृद्धि स्कीम टू एनकरेज पेरेंट्स टू बिल्ड ए फंड फॉर फीमेल चिल्ड्रेन. किसके लिए? फीमेल चिल्ड्रन के लिए, गर्ल्स चाइल्ड के लिए. ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट सा एक पॉइंट है. इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा दूसरा वाला एक चीज़, ये हो गया आपका BBBP का जो स्कीम का जो बात है. और ये है इंडिया सेलिब्रेट्स 76 रिपब्लिक डे. पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए, कितनी सुंदर से एक पिक्चर है. और इंडिया का फ्लैग यहाँ पे, जब इंडिया का कोई फ्लैग हम लोग देखते हैं, इंडिया का जो फ्लैग हमारा देश का फ्लैग होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है सभी को. सो इंडिया सेलिब्रेट्स 76th रिपब्लिक डे. थीम क्या है? थीम है स्वर्णिम भारत. स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास. विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, legacy and progress रिपब्लिक डे. थीम इज चोजन बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री. कौन सा मिनिस्ट्री? डिफेंस मिनिस्ट्री. ये डिफेंस मिनिस्ट्री. मेन थीम का क्या है? स्वर्णिम भारत. ओके, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, legacy and progress रिपब्लिक डे. थीम इज चोजन बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री. बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है. कौन सा वाला मिनिस्ट्री यहाँ से पूछताछ होगा? सो डिफेंस मिनिस्ट्री. ये बहुत जो आपका बुलेट करके और जो आपका हाईलाइटेड पोर्शन है, उस हाईलाइटेड और बोल्ड मार्क का जो पोर्शन है वो बहुत ढंग से आप पढ़ने के समय आप याद कीजिएगा. सो ये है डिफेंस मिनिस्ट्री. चीफ गेस्ट कौन था? चीफ गेस्ट का ये नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया. ये है, इसका जो आपका स्पेलिंग रहेगा PRABOYO. ओके, प्राबोवो सुबियांतो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया. इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट था वो. और प्राबोवो
सुबियांत चीफ गेस्ट था। ओके, उसका चीफ गेस्ट थे प्राबोवो सुबियांत, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। ए ट्राई सर्विसेज टैबू वॉज फीचर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विद द थीम, इसका जो थीम था, ये थीम क्या है, सशक्त और सुरक्षित भारत, सशक्त और सुरक्षित भारत। इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, SHAKT, सशक्त, और यहाँ पे आप OR और ये मत डालिएगा, AUR। ओके, ये गलत है, और नहीं, और AUR, और सशक्त और सुरक्षित भारत। ओके, A 3 services taboo was featured for the first time with the theme सशक्त और सुरक्षित भारत। ओके, क्लियर। इसके बाद बेस्ट टैबू, बेस्ट टैबू में क्या है, मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। कौन सा वाला मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। स्टेट्स पे क्या है, फर्स्ट उत्तर प्रदेश, थीम महाकुंभ। आप महाकुंभ का जो नाम बहुत ज़्यादा घुर रहा है आपका दिमाग में, आप महाकुंभ हर जगह हम लोग देखते हैं, महाकुंभ। सो ये थीम महाकुंभ, उत्तर प्रदेश। सेकेंड त्रिपुरा, थीम वर्शिप ऑफ 14th डेटीज, कराची पूजा। थर्ड आंध्र प्रदेश, थीम एटीकोप्पा बोम्मालू। ओके, इसका स्पेलिंग एटीकोप्पा बोम्मालू, KOPPAKA, इसको सी मत कीजिएगा, ETIKOPPAKA, एटीकोप्पा बोम्मालू, BOMMALU, बोम्मालू। इसको इको फ्रेंडली वुडन टॉयज, इसको बोलते हैं इको फ्रेंडली वुडन टॉयज, और इसका थीम है एटीकोप्पा बोम्मालू, आंध्र प्रदेश में है, थर्ड नंबर। ओके, देन बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आप साफ ही होती जाती है ये, पढ़ने का इसको भी मन नहीं है आज। ये देख लीजिए, फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड त्रिपुरा एंड थर्ड आंध्र प्रदेश। बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट यहाँ पे है, एमॉन्ग सर्विसेज जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। ओके, एमॉन्ग सर्विसेज में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। सेकंड वन एमॉन्ग CAPFS अदर्स ऑक्सिलरी फोर्सेस, दिल्ली पुलिस। देन है इन द 75th Republic Day 2024, the first ever 3 services female contingent, all women CAPF contingent and women pilots participated। ये बहुत important एक point है। इन द 75th Republic Day, 75th Republic Day पे क्या है, 2024 पे the first ever ट्राई सर्विसेज, यहाँ पे आप ट्राई सर्विसेज में 3 सर्विसेज बोले। ओके, आपका स्पेलिंग ये है ट्री सर्विसेज फीमेल कंटिंजेंट, ऑल वुमेन CAPF कंटिंजेंट एंड वुमेन पायलट पार्टिसिपेटेड। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इन 1983, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे है इन 1983 दूरदर्शन टेलीकास्टेड रिपब्लिक डे पैरेड लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम इन कलर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन 1983 दूरदर्शन, ये चैनल का नाम तो आप लोग सुने हुए हो, दूरदर्शन टेलीकास्टेड रिपब्लिक डे पैरेड लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम इन कलर। ओके, देन ये तो आज आसानी से होती जाती है।
कमांडर ऑफ द 2025 रिपब्लिक डे पैरेड, इसको लेफ्टिनेंट जनरल वावनीश कुमार। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल वावनीश कुमार, कमांडर ऑफ द 2025 रिपब्लिक डे पैरेड। ये एक चीज़ इससे भी इम्पोर्टेंट था, वो दोनों का दोनों पॉइंट। ओके, आप मार्क कर लीजिए, नोट डाउन के अलावा भी आप मार्क कर लीजिए। नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो पीपीटी में ये सब कुछ, मैंने ये पीपीटी फ्राइडे और सैटरडे पे आपको डाल दूँगी आपका टेलीग्राम चैनल पे, उसके बावजूद आप मार्क कर लीजिएगा ये क्लासेस। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे बोलती जा रही हूँ मैंने आज। द फर्स्ट फॉरेन मिलिट्री कंटिजेंट to participate in the Republic Day parade was the French Army Band in the 67 Republic Day 2016. In 2025, Indonesian Army marching and band contingent have participated. ये एक इम्पॉर्टेंट सा चीज़ है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये क्लास आप फ्राइडे देख लीजिए, उसके बाद सपोज मैं फ्राइडे आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग पे मैं आपको मॉर्निंग पे ये दे दूँगी, और आपका पॉसिबल हो तो आप इसका प्रिंट आउट लेके बैठिए, और नहीं हो पॉसिबल नहीं है ये, सो आप उसके बाद क्लास देखने के बाद आप इसका पीपीटी को, आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट को प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और प्रिंट आउट निकालने के बाद मार्क कर लीजिएगा इस पॉइंट को कि कौन सा वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट, कौन सा वाला पॉइंट हो जाए तो फिर अच्छा, नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका पार्ट है ये आप ढंग से देख लीजिएगा। आज के क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट सा नोट डाउन करके मैंने दे दी ये पीडीएफ पे। ओके, सो द फर्स्ट फॉरेन मिलिट्री कंटिजेंट टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे पैरेड was the French Army Band in the 67 Republic Day 2016. In 2025, Indonesian Army marching and band contingent have participated. Okay, ये हुई एक बात, और उसके बाद दूसरा आप ही क्या हो जाती है ये आज, इसका आज पढ़ाई का कोई मन नहीं है। हमारा एक दिन होता था ना कि पढ़ाई के आज मन नहीं है, इसका भी आज नहीं है। इसरो's historic 100 launch, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इसरो। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट सा एक न्यूज़ है, इसरो's historic 100 लॉन्च। ढंग से ये पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर देख के दिमाग खुश कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग पढ़ाई के टॉपिक पे घुसेंगे। ओके, लॉन्च व्हीकल GSLV F-15, ये है लॉन्च व्हीकल GSLV F-15, फोर्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल GSLV F-15, फोर्थ जनरेशन का ये रॉकेट। इट्स द 17th फ्लाइट ऑफ इंडिया's GSLV and 11th flight with an indigenous cryogenic stage. ओके, ये है एक टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट्स द 17th flight of India's GSLV and 11th flight with an indigenous cryogenic stage. ओके, देन ये वाला एक पॉइंट है, मिशन वाज टू प्लेस द NVS-02 navigation satellite into orbit. Okay, mission was to place the NVS-02 navigation satellite into orbit.
It's one of the first replacement satellite for the Indian Regional Navigation Satellite System, also called NAVIC. इसको NAVIC, इसका स्पेलिंग है, इसका जो आपका साउंड आएगा वो NAVIC. आप NAVIC मत बोलिएगा, इसका स्पेलिंग है NAVIC. नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन. ओके, देन आपका सेकंड पॉइंट, NAVIC is a 7 satellite regional positioning system that can provide locational data on the Indian mainland and 1500 किलोमीटर अराउंड इट. ये इम्पॉर्टेंट एक चीज़. NAVIC is a 7 satellite regional positioning system. कौन सा वाला सैटेलाइट है? 7 satellite regional positioning system that can provide locational data. ये कौन सा वाला चीज़ प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड कर सकते हैं हमको लोकेशनल डाटा ऑन द इंडियन मेनलैंड एंड 1500 किलोमीटर्स अराउंड इट. ओके, किलोमीटर्स कौन सा? 1500 kilometers. Then other satellite based navigation systems. other satellite, और यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ढंग से देख लीजिए, 100 launches by vehicles. यहाँ पे 99 है, लेकिन 100 launches ये मैं एक न्यूज़ से खड़ी कर चुकी हूँ. लेकिन यहाँ पे 4, 4, 62, 16, 7, 3, 1, 1, 1 सबके सब इसरो का जो सिस्टम पे है, इसरो का जो स्ट्रक्चरल वे पे है, वहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल चुकी हूँ ये वाला पिक्चर. ये वाला एक न्यूज़ का पिक्चर कवर कर चुकी हूँ मैंने. यहाँ पे 100 लॉन्चेस बाय व्हीकल्स का सबके सबका नाम और नंबर्स, यहाँ पे मिशन जो है इसका, नंबर्स नहीं मिशंस, वो मिशंस का नंबर यहाँ पे डाल चुकी हूँ. ओके, देन अदर सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम्स. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS USA, GLONASS रशिया, GLONASS रशिया, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन एंड बेडो चाइना. 4 important, most important names. Other satellite based navigation systems. Global positioning system GPS USA, GLONASS रशिया, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन एंड बेडो चाइना. ओके, देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पे है, मेरा भी वो आदत पड़ गई है. NAVIC can locate the target within 5 meters. NAVIC can locate, important एक चीज़ है, यहाँ पे भी आप मार्क कर लीजिएगा. NAVIC can locate the target within 5 meters. It's much accurate than the GPS. It's much accurate than the GPS. GPS से भी बेहतर. Okay, it's much accurate than the GPS. While GPS is a global navigation system, NAVIC is the only regional system in the world with the satellites positions over the Indian subcontinent. इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा. NAVIC can locate the target within 5 meters. ये है. इसके बावजूद भी ये किससे शानदार है? It's much accurate than the GPS. While GPS is a global navigation system, NAVIC is the only regional system in the world with the satellite positioned over the Indian subcontinent. Okay, then so far ISRO has developed 6th generation of launch vehicles. So far ISRO has developed 6th generation of launch vehicles. इसका नाम, इसका सबको नेम दिया गया है यहाँ पे. SLV-3. ओके, SLV-3 सक्सेसफुली लॉन्च. SLV-3, ASLV,
PSLV, GSLV, GSLV Mark 3, LVM3 और इसके बाद SSLV। पिछले क्लास में हम लोग SSLV लेके एक पॉइंट किया था और SSLV का न्यूज़ भी थे वहाँ पे, आप देख लीजिएगा। पिछले क्लास का जो PDF आपको मिला वहाँ पे आप देख लीजिए। और आज का इसरो का न्यूज़ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट एक स्लाइड है आपका 12 और 11-12 का जो स्लाइड इसरो वाला जो न्यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स का न्यूज़। सो SLV3, ASLV, PSLV, GSLV, GSLV Mark 3, LVM3 and SSLV। ओके, देन एक पॉइंट, ये नो लॉन्गर इन सर्विस एंड ये ऑपरेशनल। India's fast satellite was Aryabhatta. India's fast satellite नाम, इसके नेम है Aryabhatta. India's fast satellite was Aryabhatta. It was designed and fabricated in India and launched by the Soviet Cosmos 3M rocket from Kapustin year on April 1975। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्यभट्टा। आर्यभट्टा इंडियाज फास्ट सैटेलाइट, आपका इंडियाज फास्ट सैटेलाइट का नाम क्या? इंडियाज फास्ट सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्टा। इट वॉज डिजाइंड, ये आपका बेसिक एक नॉलेज है, ये आपका करंट अफेयर से भी ज़्यादा एक बेसिक नॉलेज। इट वॉज डिजाइंड बाय, fabricated in India and launched by a Soviet Cosmos 3M rocket from Kapustin year of April 1975। Okay, here next point, ISRO's first successfully launched from Indian soil was Rohini satellite। ISRO's first successful launch from India's soil was Rohini satellite RS-1, launched by SLV-3 on July 18, 1980 from Sriharikota range। ये इस पॉइंट को देख लीजिएगा। ISRO's first successful launch from Indian soil was Rohini satellite RS-1, इसका नेम, launched by SLV-3 on July 18, 1980 from Sriharikota range। Okay, Sriharikota range। Then SLV-3 satellite launch vehicle 3, designed for small launches, capable for placing 40 kg class payloads in लो अर्थ ऑर्बिट LEO। ओके, लो अर्थ ऑर्बिट इसका फुल फॉर्म, ये आपका बेसिक नॉलेज के लिए मैंने सबके सब यहाँ पे डाल चुकी हूँ, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और उसके बावजूद भी आपका जो क्यूरियोसिटी है वो भी यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट वन SLV-3। SLV-3 तो हाँ, SLV-3 हो गया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 designed from small launches, capable of placing 40 kg class payloads on low Earth orbit LEO। Okay, then ASLV, Argumental Satellite Launch Vehicle, used for placing 150 kg payloads in LEO। Okay, ASLV, Argumental Satellite Launch Vehicle, used for placing 150 kg payloads in LEO। Then इसके बाद PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle, known as the workhorse of ISRO, capable for placing 1750 kg payloads in synchronous
synchronous polar orbit of 600 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड. ओके, देन ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी. उसके बाद GSLV पे ये फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, सबके सबका फुल फॉर्म आपका ये बेसिक नॉलेज के लिए भी, और आपका ये करंट अफेयर्स का आपका कोई पूछताछ हो जाए कि GSLV का कोई फुल फॉर्म है क्या, तो GSLV का कोई फुल फॉर्म ये वाला है GSLV का फुल फॉर्म. सो ये आप देख लीजिएगा. जियोसाइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल can place up by 6000 kg payloads in low Earth orbit. Okay, then GSLV Mark III, also known LVM3, capable by placing 4000 kg payloads in geosynchronous transfer orbit GTO. ये एक फुल फॉर्म है GTO का. ओके, देन SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कैन प्लेस 500 kg इन 500 किलोमीटर प्लानर ऑर्बिट KM, यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस. किस पर्पस से ये करी गई? कमर्शियल पर्पस से. ओके, कमर्शियल पर्पस से ये हो चुका. SSLV का जो था. इसके बावजूद भी आज का क्लास लेंथी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ढंग से देख लीजिएगा. ऐसे तो हो नहीं सकता कि डेली का डेली क्लास आपका 1 आवर्स और 20 मिनट्स का रहेगा. आपका न्यूज़ इम्पोर्टेंट सा है, सो वो क्लास पे दिमाग लेके आपको बैठना भी चाहिए, मेरा भी पेशेंस रहना चाहिए, और उसके बावजूद भी आपका पेशेंस से क्लास को देखना पड़ेगा. ओके, देन कोई क्लास छोटा सा रहेगा, कोई क्लास 2 आवर्स का भी रहेगा, कोई क्लासेस 1 आवर्स का भी रहेगा. उसके बावजूद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका न्यूज़ का इम्पोर्टेंट कौन सी वीक पे ज़्यादा है, भारी कौन से वीक पे है. ओके, आज का क्लास हैट्रिक जा रही है, मेरे को भी समझ आ रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक से और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बावजूद भी इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. उसके लिए बहुत ढंग से आज का क्लास लीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा, मार्क कीजिएगा स्पेसिफिकली सब कुछ. और ये आपका आज का क्लासेस का मेन पार्ट. इसरो के बाद ये एक इम्पोर्टेंट सा चीज़ है, इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया. इनवैल्यूएबल ट्रेजर, ये लोगो आप देख लीजिए, इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया. Central States target of 10000 GI tax by 2030. GI tax का फुल फॉर्म और आपका जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन GI का फुल फॉर्म है. और उसके बावजूद भी आप देख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, ये पॉइंट फर्स्ट जो पॉइंट था, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर Piyush Goyal was announced this. Okay, Minister of Commerce and Industry MR Piyush Goyal has announced this. Okay, then what is GI tag? GI tag क्या है? GI tag है Geographical Identification Tag, or GI tag is a sign used on products that have a specific geographical origin and possesses qualities or reputation which are due to that origin. Okay, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग, GI का मतलब क्या है? जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग. और GI टैग इज ए साइन यूज्ड टू प्रोडक्ट्स दैट हैव ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ऑरिजिन. ऑरिजिन तो है चीज़ का, सो ये जियोग्राफिकल स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ऑरिजिन एंड possesses qualities or reputation which are due to that origin. Okay, then announced, next point, announced at the GI Samagam
New Delhi, organized by the Department of Promotion of Industry and International Trade and India Today Group. Okay, announced at the GI समागम न्यू दिल्ली पे है ये, न्यू दिल्ली पे ये GI का समागम अनाउंस की गई थी और ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड इंडिया टुडे ग्रुप। ओके, कौन सा ग्रुप? इंडिया टुडे का ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन, ओवर द मार्क हो जाए, हाँ, ओवर द लास्ट 10 year the number of authorized users for GI tags has grown from 365 to 29,000. Okay, then number of granted patents was increased from 60000 to 100,000. Okay, once a product gets this tag, not anyone or any company can sell the product under the name. Okay, once a product gets this tag, not anyone or any company can sell the product under the name. Okay, ये है दूसरा वाला एक पॉइंट। ये हो चुकी। इसके बाद दिस टैग रिमेन्स वैलिड फॉर 10 years एंड कैन बी रिन्यूड। 10 years तक ये वैलिड होगा और उसके बाद इसको अब रिन्यू करना पड़ेगा। दिस टैग रिमेन्स वैलिड फॉर 10 years एंड कैन बी रिन्यूड। ओके, देन क्या है? Under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, GI is conferred as an element of intellectual property rights, IPRS. Most important tick, full form, intellectual property rights, IPRS. Okay. Under the Paris Convention of the Protection of Industrial Property, GI is covered as an element of intellectual property rights, IPRS. Okay. Then क्या है? Then एक पॉइंट है, ये आपको समझाने के कोई चीज़ तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा समझाए तो आपका दिमाग से ये भी हट जाएगा। सो इसको आप ढंग से इस वन लाइनर्स की तरह इसको आप स्टडी कीजिएगा और दिमाग में घुसा लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये। बहुत ज़्यादा न्यूज़ दे के मैंने कवर नहीं करी, उसके बावजूद जो इम्पोर्टेंट सा न्यूज़ है वो जुड़ के मैंने ये PDF आपके लिए, सिर्फ आपके लिए रेडी किया। और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत अच्छे से कीजिएगा और मार्क कर लीजिए। मैं बार बार ये एक बात आज बोलती जा रही हूँ कि मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीक का, इस हफ्ते का जो आपका न्यूज़ है, इस हफ्ते का आपका जो करंट अफेयर्स है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जनवरी का टॉप करंट अफेयर्स इस वीक पे शायद भी है। सो उसके लिए बहुत ढंग से आप कीजिएगा और आपका लेंथी क्लास, उसके लिए फिगर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा सब कुछ। इम्पोर्टेंट सा न्यूज़ है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन आसान वे में शांत रह के आप पढ़िएगा। ओके, बहुत शांति लेके पढ़ाई कीजिए। ओके, सो देन उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट पॉइंट। उत्तर प्रदेश वॉज द हाइस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स। बहुत इम्पोर्टेंट सा चीज़, उत्तर प्रदेश हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ GI टैग। ओके, इसके बावजूद जॉइंटली शेयर्ड GI टैग्स है, जॉइंटली शेयर्ड GI टैग्स में है केरला पे कर्नाटका, मोनसून, मलाबार, रोबस्टा कॉफ़ी, मोनसून,
मलाबार अरेबिक कॉफ़ी, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट अरेबिक कॉफ़ी, रोबास्टा कॉफ़ी, ये हम लोग जब छोटे से तो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट में हम लोग पढ़ चुके थे ये अरेबिक कॉफ़ी और रोबास्टा कॉफ़ी। ओके, देन केरला कर्नाटका मानसून मलाबार रोबास्टा कॉफ़ी, मानसून मलाबार अरेबिक कॉफ़ी। केरला तमिलनाडु एलईपी ग्रीन कार्डेमम, ओके, ये एक है। और उसके बावजूद भी महाराष्ट्र, केरला कंप्लीट है, और उसके बावजूद महाराष्ट्र, गुजरात दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव वर्ली पेंटिंग। ओके, पंजाब, पंजाब पे क्या है? पंजाब पे है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, बासमती राइस। ओके, इस जो चीज़ है, इन जो बासमती राइस, ये वर्ली पेंटिंग, ये कॉफ़ी वगैरह जो कुछ भी है, और इसका लोकेशन डाल दी गई। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे बासमती राइस। ओके, सॉरी। पंजाब, पंजाब पे राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पे फुलकरी। ओके, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा पे है फुलकरी, और मणिपुर, नागालैंड पे है चखाओ। हम लोग स्वाद चखने के लिए बोलते हैं चखाओ, तो यहाँ पे एक है। नागालैंड, मणिपुर याद आ जाएगा तो यहाँ पे आपका याद आ जाएगा चखाओ, CHAKHAO, चखाओ। ओके, लेंथी क्लास में ना ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक तो हो जाते हैं, लेकिन जिस टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है वो वाला टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि आप बोर ना हो जाओ। ओके, देन ये है शेर वाला एक पिक्चर, ये है टाइगर, लगते है शेर वाला एक पिक्चर लग रही है इसका, इसको देख के कि शेर शेर लग रही है इसको, दबंग जैसा। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड आज बहुत, इसका भी पढ़ने का कोई मन नहीं है, ऑटोमेटिक काम करती जा रही है। हाथ ऊपर कर दिया, उसके बावजूद भी ये ऑटोमेटिक वही पे आज काम कर रही है। इसको देख लीजिए, 4 न्यू रामसर साइट्स एडेड, इंडिया नाउ हैज 89, इंडिया 89 पे खड़े हैं प्रेजेंट सिचुएशन पे, प्रेजेंट कंडीशन पे। इंडिया कौन सा नंबर? 89। 4 न्यू रामसर साइट्स एडेड, 4 न्यू रामसर साइट ऐड हुई है। ओके, आपका एक रामसर साइट का जो आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, वहाँ पे मैंने एक फुल फ्लेज्ड रामसर साइट का क्लास प्रोवाइड करूँगी, और उसके वगैरह आपका PDF, उसके बावजूद आपका PDF सब कुछ मिल जाएगा। स्टैटिक जीके का वो पोर्शन है, सो पूरा का पूरा एक सेपरेट पार्ट रामसर साइट आपका मिल जाएगा। सो उसके लिए कोई टेंशन की और कोई हेडेक का बात तो नहीं है। आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए आज। ओके, फोर रामसर साइट, 4 न्यू रामसर साइट्स, ये है 4 न्यू रामसर साइट पे एडेड 4 पार्ट। ओके, फर्स्ट वन सक्करा कुट्टाई बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो नाम आ जाती है, जब भी तमिलनाडु का नाम आ जाती है तो ये सक्करा कुट्टाई वगैरह सब कुछ आ जाती है, के TT ऐसे जो जुड़वा जो लेटर्स आ जाते हैं। ओके, सक्करा कुट्टाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, ये भी एक है तमिलनाडु का। थरथंगल बर्ड सेंचुरी, थरथंगल, ओके, इसका नाम है थरथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु।
क्योचियो पालरी वेटलैंड फर्स्ट एवर इन सिक्किम, ये सिक्किम का है। खेचियो CHEO, ओके, खेचियो पालरी वेटलैंड फर्स्ट एवर इन सिक्किम। एंड वधवा लेक फर्स्ट एवर इन झारखंड, ओके। उधवा लेक इसको भी बोल सकते हैं आप, वधवा लेक इसको भी बोल सकते हैं। सो वधा लेक फर्स्ट एवर इन झारखंड। ये 4 रामसर साइट न्यू एडिड। देन ये स्लाइड को लेके मैं बहुत परेशान हो रही हूँ आज, पढ़ाने के बावजूद भी बहुत बदमाशी कर रही है ये आज। नेक्स्ट, ये रामसर साइट, ये आप नॉलेजेबल एस्पेक्ट है, ये आपका करंट अफेयर्स और आपका एनवायरनमेंट का जो पार्ट है वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। और उसके बावजूद ये बेसिक और करंट अफेयर्स दोनों का दोनों काम ही ये पूरा कर देगा। ध्यान से पढ़िए, ये रामसर साइट, यहाँ पे समझाने की कोई चीज़ नहीं है। सो मैं रीड करते जा रही हूँ आज ये टॉपिक, आज का जो फुल एंड फ्लेज टॉपिक मैंने आपको बोला हो। सो उसके बोलने के, उस सबको बोलने के बावजूद भी ऐसे कोई चीज़ नहीं था कि बहुत ज़्यादा समझा है, तो बहुत ज़्यादा समझा दूंगा तो आपका दिमाग से हट के जाएगा वो। सो उसके बावजूद ढंग से पढ़िएगा, एक एक लाइन को आप बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा और मार्क कर लीजिएगा, ओके। A Ramsar site is a wetland designated. A Ramsar site is a wetland designated to be of international importance under the Ramsar Convention, also known as the Convention of Wetlands, an international environmental treaty signed on 2nd February 1971 at Ramsar, Iran. Okay. Then this treaty was established by the UNESCO on 21st December 1975. ये एक छोटा सा पॉइंट, ये छोटा छोटा वाला जो पॉइंट है इसको सब पॉइंट की तरह देख लीजिए, ओके। दिस ट्रीटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनेस्को ऑन 21st December 1975। मेन एम क्या है इसको मार्क कर लीजिए। मेन एम, नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड वाइज सस्टेनेबल यूसेज ऑफ देयर रिसोर्सेज, ओके। मेन एम क्या है? मेन एम है नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड वाइज सस्टेनेबल usage of their resources. Then the next sub point, India's first Ramsar sites are चिल्का लेक, उड़ीसा। आप उड़ीसा में गए हो, वो आपका जो सूरज का मंदिर वहाँ है वो सूरज मंदिर, और बंगाली लोग सूर्य मंदिर कहते हैं उसको। सो सन टेम्पल स्पेसिफिकली। सो वो चिल्का लेक, वहाँ से जा सकते हो। सो चिल्का लेक उड़ीसा एंड केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, अक्टूबर 1981। लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया सुंदरबन वेटलैंड 4230 किलोमीटर स्क्वायर। ये पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, नेशनल पार्क के क्लास में हम लोग देखे थे इसको। लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया सुंदरबन वेटलैंड, एक लाइन था वहाँ पे, ओके। देन नेक्स्ट स्लाइड। आज तो स्लाइड से मैं बहुत परेशान हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड आए कि नहीं आए। नहीं। हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स तमिलनाडु 20 फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश 10, ओके। तमिलनाडु 20 और उत्तर प्रदेश 10। द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स तमिलनाडु 20 एंड फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश 10। स्मॉलेस्ट रामसर साइट यह है रेणुका वेटलैंड 0.02 स्क्वायर किलोमीटर, 0.20 नहीं, 02 तो कोई कुछ ही नहीं होगा। सो रेणुका वेटलैंड 0.20 स्क्वायर किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में है ये, हिमाचल प्रदेश। वेम्बलूर वेटलैंड 0.20 स्क्वायर किलोमीटर, इस दोनों का स्क्वायर किलोमीटर एक ही है, 0.20 तमिलनाडु पे है ये, ओके। स्मॉलेस्ट जो रामसर साइट है। इसके बाद इंडिया इज एशियाज टॉप एंड थर्ड हाईएस्ट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ रामसर साइट्स। ये है इम्पोर्टेंट। इंडिया इज
Asia's top and third highest globally in terms of Ramsar sites. Okay, then ये वाला है डिब्रूगढ़ आ जाती है तो असम। डिब्रूगढ़ का आज मैं आपको लाइव क्लास शायद कराया होता, सो आप लोग रेज हैंड्स का जो ऑप्शन था वहाँ पे यूट्यूब पे शायद, तो आप लोग रेज हैंड करके मेरे को बोलते हैं मैं डिब्रूगढ़ से हूँ, मैं असम से हूँ। सो जो लाइव सेशन में इसके बाद आना, सॉरी ये स्लाइड तो आज बहुत परेशानी कर रही है। क्या बोल रहा था? हाँ, सो आप रेज हैंड करके डिब्रूगढ़ से हूँ, आसाम से हूँ, वो आप शायद बोल पाते। सो डिब्रूगढ़ टू बिकेम आसाम सेकंड कैपिटल, डिब्रूगढ़ टू बिकेम आसाम सेकंड कैपिटल। ये एक फोटो यहाँ पे दिया हुआ है और सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे छोटा सा एक मैप मैंने डाल चुकी हूँ, यहाँ से आप लोकेशनल हुई, यहाँ से आप कहाँ पे मेघालय, कहाँ पे असम, कहाँ पे ईटानगर, कहाँ पे नागालैंड, कहाँ पे बांग्लादेश, त्रिपुरा, भूटान, सब कुछ आप अरुणाचल प्रदेश, सब कुछ आप देख लीजिएगा। मैप का जो स्टडी है वो भी आपका हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब एक ही चीज़ बार बार देखती जाती हो ना, सो रिपीटेड वे में आप देख रहे हो, सो दिमाग में वो चीज़ बहुत ज़्यादा घुस जाता है। और उसके बाद जियोग्राफिकल कोई एस्पेक्ट और जियोग्राफी का कोई पार्ट लेके आप बैठते हो तो आपका मैप का जो स्टडी है, मैप का जो पार्ट है वो भी आपका क्लियर कंसेप्ट हो जाता है दिमाग में। ओके, देन मैप को भी आप देख लीजिए और उसके बाद फर्स्ट पॉइंट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट पॉइंट, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज बाउंडेड ऑन धेमाजी डिस्ट्रिक्ट ऑन द नॉर्थ, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑन द ईस्ट, तिराप डिस्ट्रिक्ट ऑन अरुणाचल प्रदेश ऑन द साउथ ईस्ट एंड शिवसागर डिस्ट्रिक्ट ऑन द नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट एक है, लोकेशनल एस्पेक्ट यहाँ पे दे चुकी हूँ मैंने। डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज बाउंडेड बाय धेमाजी डिस्ट्रिक्ट ऑन द नॉर्थ, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑन द ईस्ट, तिराप डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन द साउथ ईस्ट एंड शिवसागर डिस्ट्रिक्ट ऑन द नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट। ओके, in 1999 डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट became home to डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क का जो क्लासेस प्रोवाइड करी हूँ मैंने, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। वो आप क्लास तो देख लिया, सो दिमाग में आ जाती है डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क। सो इन 1999 डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट became home to डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क। It shares the park with तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। It is also home to the पदुमनी वेटजान बोड़ाजान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, इसका नाम, आप असम से हो सो आपका नाम दिमाग में ठीक ठाक से बैठ गए, लेकिन दूसरा कोई स्टेट से और दूसरा कोई जगह से हम लोग देख रही है तो उसके लिए पदुमनी भेड़जान बोड़ाजान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, इंटरेस्टिंग नाम है, पदुमनी भेड़जान बोड़ाजान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, which was established in 1999. In 2020, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट became home to देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम है, ये पढ़ने में भी बहुत मज़ा आ जाती है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क इन शेयर्स द पार्क विद तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। ये भी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से शेयर्स है, जुड़ी हुई है। ओके, द ब्रह्मपुत्र वैली इज टेम्पररीली डिवाइडेड इनटू उजोनी असम। इसको वहाँ का जो लोग है, असम का जो लोग है वो अहोम बोलते हैं शायद। सो उजोनी अहोम अपर असम एंड नमोनी अहोम। इसको स्पेलिंग इसको ASOM, लेकिन उसका
जो स्पेलिंग के बावजूद भी उसका जो बोला जाता है उसका नेम, शायद मैंने सुने थे, मेरा एक असम का एक फ्रेंड था, सो वो बोलता था कि ओहुम, सो उजोन्योहुम और नमोन्योहुम, सो इसको AHOM का जो स्पेलिंग है वो आपने बोल देना। ओके। स्टेट्स इन इंडिया विथ 2 कैपिटल्स, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ओके। हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिमाचल प्रदेश शिमला समर, विंटर पे क्या है? धर्मशाला। उत्तराखंड गैरिसन समर, देहरादून विंटर। लद्दाख, despite being a union territory, it has 2 unofficial capitals, Leh and Kargil. Jammu and Kashmir Union Territory, Srinagar Samar and Jammu Winter। ओके, ये हो चुका। इसके बाद इंदौर एंड उदयपुर हैव बिकेम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड accredited cities। मेरा भी आज दिमाग काम नहीं कर रहा है शायद। Accredited cities, okay। Indore and Udaipur has become India's first wetland accredited cities, okay। इसका फर्स्ट पॉइंट और या फर्स्ट लाइन जो भी आप पूछे, it is an international recognition for cities committed on conserving and sustainable managing their wetlands। It recognizes urban areas that protect wetlands, okay। इसका फर्स्ट पॉइंट है, it is an international recognition for cities committed to conserving and sustainable managing their wetland। It recognizes urban areas that protect wetlands। Recognized under the Ramsar Convention of Wetlands। Then subpoint, wetland city accreditations, WCA इसका full form, okay। इसका full form wetland city, okay। wetland city accreditations, WCA was approved by Uruguay in COP12 of Ramsar Convention 2015। यहाँ पे एक क्राइटेरिया फॉर WPA एनलिशमेंट का एक पिक्चर मैंने यहाँ पे छोटा सा डाली हुई हूँ। वैलिड फॉर 6 years, वैलिड 6 years, so valid for 6 years must fulfill 6 criteria, okay। 6 years and 6 criteria। सिग्निफिकेंस ऑफ WCA का सिग्निफिकेंस क्या है? WCA का सिग्निफिकेंस है promote conservation and wise use of urban and peri-urban wetlands, as well as sustainable socio-economic benefits for local populations। Promote conservation and wise use of urban and peri-urban wetlands, as well as sustainable socio-economic benefits for local population। ये नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, strengthening relationship with these valuable ecosystems। strengthening relationships with this valuable ecosystem, okay। इसके बाद जो पॉइंट है नंबर, ऑटोमेटिक होती जा रही है, क्या हो चुका है जिसका मेरा हाथ तो यहाँ पे है। आपका पढ़ने का जो मन है आज, और मेरे क्लास कराने का जो मन थे, उसके बावजूद इसका दिमाग थोड़ा सा हट गया आज। नंबर 3 पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ WCA।
implementation of Amrit Dharohar initiative of MOEF and CC. Okay. Then next point, the Indian National Center for Ocean Information Services INCOIS इसका full form National Center for Ocean Information Services in INCOIS has been selected for the Subhash Chandra Bose Abda Prabandhan Purushkar 2025 in the institutional category. कौन से वाला category? Institutional category for its excellent work in disaster management. Disaster management आप UPSC में aspirant हो तो आपका disaster management का तो एक subjective part है. Specifically class है एक disaster management के लिए. So वो अलग चीज़. So उसके बावजूद आप लोग देख लीजिएगा द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज INCOIS हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी फॉर इट्स एक्सीलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट. देन सब पॉइंट क्या है? देन सब पॉइंट है इंडियाज फिनटेक कंपनी चेक CHEQ इसका स्पेलिंग है CHEQ हैज़ इंट्रोड्यूस्ड WISOR. इसका आपका जो बोलने का लायक है वाइसर नहीं बोलिएगा, आप बोल रहे कि वाइसर WISOR वाइसर. आपका जो स्पेलिंग का लेटर है ना वाई, सो आप वाई से इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा. सो ये आपके बोलने के लिए, लेकिन स्पेलिंग यही है WISOR. लेकिन आप जब बोलोगे तो बोलने के लिए वाइसर एक वर्ड वाइसर. इंडियाज फास्ट AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट. ओके. इंडियाज फिनटेक कंपनी चेक हैज़ इंट्रोड्यूस वाइसर इंडियाज फास्ट AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट. ओके. देन लास्ट स्लाइड के आगे ये भी शांत हो गया आज. जहाँ खत्म होती जा रही है स्लाइड नंबर 22 और 23 पे मैम का मुंह देना पड़ेगा. मैम का मुंह देख लिया, सो उसके बावजूद मैम का मुंह देख का ख़त्म क्लास. मैम के मुंह देखने के बाद क्लास आज ख़त्म. बहुत ज़्यादा क्लास का लोड ले लिया आज. ICC अवार्ड्स 2024 यहाँ से इम्पोर्टेंट से चीज़ है. ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह. ये आपका डेली का डेली रिकॉल करने का भी चीज़ नहीं है. ये आप बेसिक सेंस की तरह आपका दिमाग में आज चल रही है शायद. ICC मेंस जसप्रीत बुमराह. ओके. देन ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह. Then ICC Women's ODI Cricketer of the Year समृति मंधाना. ओके. आप भी कोई आप फेमस हो जाओगे, सो आपका भी नाम यहाँ पे नहीं, शायद क्रिकेट पे हो जाए, या आपका कोई आप IPS बन जाओ, और शायद आप कोई बड़े ऑफिसर बन जाओ, और भी कुछ आपका नाम भी ऐसे रोशन हो जाए. ओके. Then ICC Men's ODI Cricketers of the Year अज़मतुल्लाह उमरज़ाई अफगानिस्तान. ओके. अज़मतुल्लाह उमरज़ाई अफगानिस्तान. ICC Women's T20 Cricketers of the Year अमेलिया केर न्यूजीलैंड. ICC Men's T20 Cricketers of the Year अर्शदीप सिंह. and ICC Umpire of the Year रिचर्ड इलिंग्सवर्थ इंग्लैंड. ओके. इलिंगवर्थ इंग्लैंड. सो ICC अवार्ड्स का 2024 ICC अवार्ड्स. ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह. ICC वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर समृति मंधाना. ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अज़मतुल्लाह उमरज़ाई अफगानिस्तान का. और ICC वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर न्यूजीलैंड. ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह. एंड लास्ट
फाइनल ICC अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड। ओके, खत्म 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 आज के लिए। बस इतना ही नहीं, आज के लिए बस तो नहीं बोलना चाहिए, आज के लिए बस तो बनती नहीं। मैम आज ख़त्म ही कीजिए आप। सो टुडेज टॉपिक ख़त्म। 23 से लेके 1 अप्रैल तक बहुत इम्पोर्टेंट सा न्यूज़ है। इसरो का जो पार्ट है, इसरो का जो PSLV, SSLV, GSLV, Mark 3, ये सब जो पार्ट आपका है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आपका जो वन लाइनर्स है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीक का हर एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो बहुत ढंग से पढ़ाई कीजिए और ये क्लास आप टाइम मेंटेन कीजिए करंट अफेयर्स करने के लिए। और आपका सब्जेक्टिव जो पोर्शन है उसके अलावा आप रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए करंट अफेयर्स को देखने के लिए। आपका न्यूज़पेपर के अलावा भी, आपका न्यूज़पेपर पढ़ने के बावजूद भी आपका जो एक पोर्शन है वो है आपका करंट अफेयर्स का क्लास देखना। और करंट अफेयर्स को आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, एक टॉपिक मैंने आपको कवर कराई, एक टॉपिक कवर कर चुकी हूँ मैंने, वो है नेशनल पार्क। और दूसरा एक टॉपिक आ जाएगा दूसरे क्लास पे। दूसरे क्लास मतलब वो शायद आपका ये मंडे और आपका नेक्स्ट मंडे पे आ जाएगा। वो रहेगा बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद रामसर साइट्स और सब के सब टॉपिक बहुत आसानी से मैं आपको कंप्लीट फुल एंड फ्लेश्ड टॉपिक मैंने कवर कर देती हूँ आपको। लेकिन आपका रिकॉल करने के बावजूद भी, प्रैक्टिस करने के बावजूद भी ये रहना चाहिए दिमाग में कि न्यूज़पेपर का अलावा भी एक चीज़ है, वो है करंट अफेयर्स का न्यूज़ PDF फॉर्मेट या मैम का क्लास, वो सब कुछ देखना और बहुत ढंग से बहुत आसान वे में उस सब को कंप्लीट फुल फ्लेश्ड कंप्लीट करना। सो आज के लिए इतना सही। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत अच्छा से, बहुत प्लान वे में प्लानिंग करके, बहुत न्यूज़ देख के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो सब टॉपिक को मैंने देख के आपके लिए ये PPT प्रिपेयर की है। सो उसके बावजूद आपका ये काम है, आपका जो मेन फोकस है कि ये PPT को, ये क्लासेस को बहुत ढंग से देखिए और बहुत शानदारी से आपका प्रिपरेशन फेस, उसके बावजूद भी आप आपका करंट अफेयर्स का जो क्लासेस है वो तैयारी कीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाइए। नेक्स्ट वीक का शायद कोई करंट अफेयर्स आए या कोई स्ट्रेटेजिक पार्ट आए ये सब। और प्रीवियस जो क्लासेस थे जनवरी का जो आपका करंट अफेयर्स थी, 3 करंट अफेयर्स और एक शायद 2 करंट अफेयर्स, एक नेशनल पार्क और एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट था। इंट्रोडक्शनरी पार्ट दिमाग में घुस गया शायद, और उसके बावजूद 3 क्लासेस देख लेना और रिकॉल हो जाएगा शायद सब कुछ टॉपिक। और नेक्स्ट क्लास के लिए इंतज़ार कीजिए, जल्द से जल्द आ जाऊँगी। और आज के लिए बस इतना ही, टाटा, ओके बाय, चलिए।